नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो खबरें हिमाचल के कार्यक्रम में रुक करेंगे हिमाचल की तमाम अहम खबरों का। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बड़े चेहरों का हिमाचल दौरा जारी है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता युवा मोर्चा की विशाल रैली को संबोधित करने के लिए मंडी के पड्डल मैदान आ रहे हैं। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मंडी आएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करने भी जल्द ही हिमाचल पहुंचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 24 सितंबर को मंडी में युवा मोर्चा की एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे और उसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश आने का ये कार्यक्रम प्रस्तावित है। इससे पहले भी लगातार पिछले 8.5 वर्ष के कार्यकाल में और पिछले 5 वर्ष में विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार हिमाचल प्रदेश में उनका आगमन हो रहा है और उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। अभी जो है केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी शिमला में उनका आगमन हुआ और प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी मंडी में उनका आगमन हुआ। इसके बाद तुरंत ही जो हमारा एम्स बिलासपुर है उसका उद्घाटन का कार्यक्रम और उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश का प्रवास होगा। साथ ही प्रधानमंत्री जी का चंबा आने का भी कार्यक्रम है। तो ये 3 कार्यक्रम बहुत शीघ्र माननीय प्रधानमंत्री जी के होंगे। इसके बाद भी अन्य क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री जी का प्रवास कार्यक्रम आने वाले समय में होगा। बाकी कौन कौन बड़े नेता सर? इसके अलावा शीघ्र ही माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उनका भी प्रवास का कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में होगा। माननीय राजनाथ सिंह जी उनका भी शीघ्र ही दौरा हिमाचल का प्रस्तावित है। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश का आने का कार्यक्रम है। माननीय अनुराग जी आजकल लगातार जो हमारे स्थापना के 75 वर्ष के कार्यक्रम है उसमें उनका आगमन हो रहा है। इसके अलावा भी माननीय किरण रिजिजू उनका भी 25 तारीख का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 17 तारीख को माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी उनका आने का कार्यक्रम है। और इसके अलावा माननीय नितिन गडकरी जी और अन्य जो केंद्र का हमारा पार्टी के और सरकार के जो नेतागण हैं उनका हिमाचल प्रदेश के जो है विभिन्न कार्य। हिमाचल में चुनावी साल में कांग्रेस में टिकट की होड़ लगी है। सभी नेता अपना शक्ति प्रदर्शन कर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। गुरुवार को कुल्लू के आनी विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से मिलने होली लॉज पहुंचे और इस बार परसराम को टिकट देने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष से एक क्षेत्र में जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देने की बात कही। इस दौरान कार्यकर्ता काफी भावुक भी नजर आए और कहा कि आने के लिए स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने काफी कुछ दिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, एक सीट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तो आनी क्षेत्र की जो सीट है ये रामपुर से लगता हुआ एरिया, इसको हम अपनी सीट मानते हैं। पिछली बार किन्हीं कारणों से हम इस सीट को नहीं जीत पाए, पर अब हम प्रयास करेंगे कि अवश्य ये सीट कांग्रेस की झोली में आएगी ताकि हम हिमाचल प्रदेश में एक सीट को लेकर जो हमारा लड़ाई भाजपा से है उसमें हम विजय हासिल करें और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाए। मैंने इनकी बात सुन ली है, सबके भावनाएं उन्होंने हमारे समक्ष रखी है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे यूथ है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे अपने इलाके के चुने हुए लोग हैं, सभी ने अपनी बात रखी है। तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस बात को बहुत महत्वपूर्ण समझते हुए हम इस पे जब निर्णय लेंगे तो ये बात अवश्य ध्यान में रखी जाएगी। वो मैं तो स्वाभाविक था, जिस तरह का पिछले चुनावों में मुझे लोगों का प्यार मिला, अभी भी मुझे वैसे ही अभी लोग दूर दूर से आए। और मैं तो पहले ये बात कह चुका हूँ कि मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तो गरीब आदमी हूँ, लेकिन अपने पैसे से लोग यहाँ आए। मुझे देख कर यहाँ जब देख रहा था मैं, लोग बहुत तादाद में लोग आए और हर बूथ से कवरेज है। और मैं तो आशीर्वाद लेने रानी साहिबा के पास आया और पूरब में भी इनका आशीर्वाद रहा है और आगे भी राजा साहब का भी आशीर्वाद रहा है। भविष्य में भी कामना करता हूँ और इनके आशीर्वाद से जीत करके, भारी मतों से जीत करके आऊँगा, इनके चरणों में आऊँगा। और ये हमारा लोगों ने वो कमिटमेंट किया है और मेरा भी इनके साथ वो वायदा है और जीत करके।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है, जिसको लेकर हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी चिंता करे। उन्होंने इसके साथ कहा कि यात्रा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक चलेगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र बीजेपी सरकार जन विरोधी है, इसलिए कांग्रेस को यह यात्रा निकालनी पड़ रही है। वो अपनी पार्टी की जो बात है ना उस तक सीमित रहे। हमने क्या करना है क्या नहीं करना, दैट आवर लीडर्स हैव टू सी। हमारे जो शीर्ष नेता है वो देखेंगे कि हमने भारत जोड़ो करने है या कोई और उसको नाम देना है, तो सभी ने ये ठीक समझा होगा। और राहुल गांधी जी ने इसकी शुरुआत साउथ से की है। वो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जाकर इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। हम ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये भाजपा का नेतृत्व है केंद्र में, उसके खिलाफ लोग हैं, उनकी आवाज़ को एकजुट करने के लिए हमने ये फैसला किया है कि हम हर क्षेत्र में पैदल जाकर लोगों से डायरेक्ट संपर्क बनाएंगे, ताकि लोगों की आवाज़ को भी हम सुने और लोग क्या चाहते हैं उसके ऊपर भी मंथन किया जाएगा। उनकी यात्रा ऐसी बात नहीं है कि जोड़ा नहीं गया, बट वो यात्रा जैसे बनाई है उसके मुताबिक चल रही है। ऑब्वियसली जब वो पठानकोट तक पहुंचेंगे तो साथ में ही हिमाचल प्रदेश का इलाका भी है, तो उसमें भी उनकी यात्रा होगी और वहां पर भी हमारे शीर्ष नेता पहुंचेंगे और वो भी इस यात्रा में जुड़कर अपने भाव उनके सामने रखकर ये आने वाले समय में कांग्रेस को। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 10 वादों की गारंटी के रूप में जारी किया है। इसमें 5 गारंटी वो भी शामिल हैं जिन्हें पहले जारी किया जा चुका था। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव में इस बार पार्टी ने हिमाचल में एक नई परंपरा शुरू करने का निर्णय लिया है और घोषणा पत्र लाने से पहले 10 गारंटी जारी कर दी है। इन गारंटियों को प्राथमिकता के आधार पर पहले पूरा किया जाएगा। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणाओं को जुमले में बदल कर रख दिया है, जबकि कांग्रेस अपना वादा निभाने पर भरोसा करती है। इसलिए इस बार गारंटियां जारी करने का निर्णय लिया गया है। हमारे 31 तारीख को श्री भूपेश बघेल जी, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, अपना राजस्थान वाले वो आए हुए थे और प्रताप बाजवा और इन्होंने और राजीव शुक्ला जी, इन्होंने वहाँ पे ये 10 गारंटी के पॉइंट्स है वो रखे थे, उनको वहाँ पे लॉन्च किया था। तो इसके बाद ये सचिन पायलट भी वहाँ थे, तो इसके बाद ये फैसला किया कि हर ज़िले में इसको लॉन्च किया जाएगा। ज़िले में वो तो एक प्रदेश का हुआ था और लॉन्च किया, उसी के उपलक्ष्य में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुरानी पेंशन योजना होगी बहाल सिर्फ 10 दिनों में, ठीक है। 5 लाख रोजगार पाया जाएगा, नौजवान को पेंशन की गारंटी रखेंगे बुजुर्गों के लिए। महिलाओं के लिए हर महीने 1500 रुपया निश्चित आय। महंगाई की परेशानी कम होगी, 500 यूनिट बिजली फ्री देगी। फलों की कीमत बागवान तय करेंगे, बाजार की परेशानी को हम दूर करेंगे। 680 करोड़ युवा स्टार्ट अप फंड 0% लोन पे होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें। हर बच्चे को उत्कृष्ट शिक्षा के हर विधानसभा में खुलेंगे 4 माध्यमिक इंग्लिश स्कूल। अस्पताल वाली गाड़ी आएगी, हर गांव में जांच दवा का इलाज जनता पाएगी मुफ्त। गाय भैंस पालकों को हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे। 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेंगे, जो कि उसमें लिखा हुआ है जैविक खेती में इस्तेमाल करने के लिए कि उसका। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा हाल ही में लेह लद्दाख का दौरा कर लौटे हैं। दलाई लामा के लद्दाख दौरे का अपना महत्व है। निर्वासित तिब्बत सरकार के सांसद दावा छेरिंग ने कहा कि चीन कहता है कि लद्दाख उसका है। दलाई लामा 62 साल से भारत के मेहमान हैं।
दलाई लामा को बतौर मेहमान लद्दाख जाने का मौका मिला तो ये स्पष्ट है कि लद्दाख भारत का हिस्सा है, न कि चीन का। लद्दाख के लोग भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाए हुए हैं, न कि चीन की। दलाई लामा लद्दाख में जाने का बहुत प्रभाव है, खास करके क्योंकि चीन लोग इतना वो है कि व्यवस्था जो कॉलोनिज्म है, तो उनके वजह से वो खुद बोलते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि लद्दाख उनका है। तो इसके लिए जो दलाई लामा भारत का मेहमान है, 62 साल से मेहमान है, उस मेहमान को अगर लद्दाख में जाने के मिला है तो दैट शोज सिग्निफिकेंस दैट लद्दाख territory belongs to India, not by China. So the Ladakis in Ladakh, they are enjoying the full democracy, full fledged of the Indian government system, not the Chinese one. So इनका जो महत्वपूर्ण पड़ता है, जो दलाई लामा लद्दाख में जाओ, मोन तवांग में जाओ, इसका बहुत मैसेज अच्छा जाता है। खास करके कि वो लोग बोलते हैं दलाई लामा को इतना बदनाम करता है, तो इसलिए इतना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से गुरु जी को इतना महत्वपूर्ण रखने का ये बहुत बड़ा मकसद है कि दलाई लामा को जैसे मोन तवांग में जाना, लद्दाख में जाना, जैसे में जाना, वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है जी। तो ये सबसे बड़ा हमारा अब इस दुनिया में अगर प्यार से रहना है, सभी लोग बोलते हैं पीस चाहिए। अगर पीस जो है तो धर्म का अंदर एक धर्म अपना है, लेकिन दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट करो, दूसरे धर्म को अच्छा मानो, क्योंकि वो धर्म भी बहुत लोगों को सेवा करता है, चाहे हिंदू का, चाहे बुद्धिज्म का, चाहे क्रिश्चियन का, चाहे मुस्लिम का हो, वो अपना का विश्वास से उनको सेवा कर, उनको अपना फ़ायदा है। तो इसलिए हर धर्म का होना चाहिए कि ड्यूटी होना चाहिए कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना। अपना धर्म अपना, जैसा मैं बुद्धिज्म है, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं बुद्धिस्ट अपना मारेगा, लेकिन मैं हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी को रिस्पेक्ट करना मेरा फर्ज पड़ता है। तो इसलिए जो गुरु जी जो मार्गदर्शन हमको दिखा रहा है, वी ऑल ह्यूमन बीइंग शुड फॉलो हिज बात, जो गुरु जी मार्गदर्शन कर रहे हैं उसको करेगा। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित ने मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम सभी कर्मचारियों का हक है। राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार आम आदमी पार्टी ने ओपीएस का मुद्दा उठाया है। ओपीएस की मांग को लेकर प्रदेश के कर्मचारी 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं और क्रमिक हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन जयराम सरकार उनकी नहीं सुन रही। शिमला में द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की वार्षिक अधिवेशन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक के वित्तीय वर्ष 2021-22 की बैलेंस शीट प्रस्तुत की गई। बैंक के अध्यक्ष ए.के. वशिष्ठ ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान बैठक को आगे बढ़ाने को लेकर सदस्यों से सुझाव भी लिए गए। बैंक के चेयरमैन ए.के. वशिष्ठ ने यह बताया कि बैंक आरबीआई के दिशा निर्देश पर काम कर रहा है और इस अधिवेशन में बैंक के लाभ और नुकसान को सदस्यों के साथ साझा किया गया है। हमारा बैंक हर साल एनुअल जनरल मीटिंग अपने ऑनरेबल मेंबर की कॉल करता है और इस मीटिंग में जितने भी हमारे मेंबर में उपस्थित होते हैं और हमें आगे के लिए क्या करना है, कैसे करना है, उसकी हमें सलाह देते हैं कि इस तरीके से बैंक जो है आगे के लिए जो कमियां, जो बातें हम अभी इनके मध्य रखी हुई हैं, जैसे बैलेंस शीट हमने इनको वो किया, प्रेजेंट किया है, ये बैलेंस शीट को देखकर ये देख रहे हैं कि ये इसमें ये आप आगे के लिए ये जो है आप ऐड किए जाए ताकि बैंक और प्रॉफिट की तरफ चले। 2021 और 2022 की जितनी बैलेंस शीट है, ये ऑनरेबल जो मेंबर्स आए हैं बैंक के, वो इसको अप्रूवल देते हैं। उसके साथ साथ ये हमें सुजेस्ट भी करते हैं, हम इसकी सलाह लेते हैं कि आगे के लिए अगले साल के लिए कि जो आप हमें बताइए कि इन एडिशन टू इट आप क्या चाहते हैं कि बैंक ये करे। तीसरी बात जो हमारा प्रॉफिट लॉस जो होता है साल का, ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स की जो उन्होंने पेश किया है
इनके कस्टमर के साथ, अपने मेंबर्स के साथ वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसा कि रिजर्व फंड में कितना जाना है, एजुकेशन फंड में जाना है, फिर अपने बाकी जितने फंड्स हैं हमारे अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो बैंक की होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेरा कहने कि इसमें अभिप्राय ये है कि जो बैंक ने आज प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, अच्छा हैंडसम प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, उसके मुताबिक इस पूरे साल का अलग अलग अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर द एक्ट। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के तहत वीरवार को इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल शुरू किया गया। 30 सीटर इलेक्ट्रिक बस को 150 किलोमीटर के 5 विभिन्न रूटों पर आज ट्रायल के लिए भेजा गया है। इन रूटों में धर्मशाला से मकलोडगंज और अन्य 4 रूट शामिल हैं। इलेक्ट्रिक बस के ट्रायल के बाद एक रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी जाएगी और उसके बाद ही धर्मशाला में कुल 15 इलेक्ट्रिक बसें पहुंचेंगी और विभिन्न रूटों पर चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसेस धर्मशाला में पहली बार आई हैं और HRDC एज वेल एज पूरी जनता जो है इसके लिए बहुत उत्साहित है। और आज हम और तमाम जो हमारे साथी हैं कर्मचारी, उनको भी हमने बस में लिया है और मेरी टीम है मेरे साथ, इसके साथ हम इसका ट्रायल कर रहे हैं। होप है कि सक्सेसफुली कंप्लीट होगा ट्रायल हमारा। इसके लिए रूट हमने निर्धारित किया है। अभी तो हम ट्रायल कर रहे हैं। कल जैसे इंदुरनाग गई थी गाड़ी बस जो है वो प्रिलिमिनरी इस पे ट्रायल पे, तो उस ट्रायल पे थोड़ा वहाँ पे रोड ख़राब था तो गाड़ी वहाँ सक्सेस नहीं हो पाई। ये आज हम 150 किलोमीटर जो है वो ट्रायल करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किस रूट पर ये जाने के काबिल है। अकॉर्डिंगली भी हम डिसाइड करेंगे। इस टाइम मैं सारे रूट्स को जो वो नहीं बता पाऊँगा, कारण कि पता नहीं कौन सा रूट जो है इसके काबिल है या नहीं है, जो हमने डिसाइड कर रखे हैं रूट्स। अभी तो हम इसको मैक्लोडगंज और जो रूट हमारे कुछ एक निर्धारित हैं उसके साथ जो 150 किलोमीटर हम कंप्लीट करेंगे, टंग साइड भी जाएंगे और जो भी रूट इसके लिए हमने निर्धारित कर रखे हैं उन रूट्स पे गाड़ी को ले जाएंगे। अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, होप करते हैं कि ये ठीक सक्सेसफुली अपना जो परिचालन है वो देगी। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन एक तो धर्मशाला है बस स्टैंड में। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरें हिमाचल के कार्यक्रम में एक बार फिर से रुक करते हैं हिमाचल की अहम खबरों का। रोटरी क्लब धर्मशाला की ओर से शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य और विश्व साक्षरता दिवस के मौके पर राष्ट्र निर्माता शिक्षक सम्मान समारोह धर्मशाला के दाड़ी स्कूल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कांगड़ा केंद्रीय सरकारी बैंक समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने शिरकत की। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। साथ ही स्कूली छात्रों को और उनकी ओर से वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने सभी राष्ट्र निर्माता शिक्षकों ने बधाई दी, साथ ही आगामी समय में भी बेहतरीन कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। विश्व साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में आज लगभग 11 जो शिक्षक हैं उनको सम्मानित किया गया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जिनकी उपलब्धियां रही हैं। 8 टीचर जो हैं वो रोटरी क्लब ऑफ धर्मशाला की तरफ से सम्मानित किए गए, 3 टीचर जो हैं वो इनर व्हील क्लब की तरफ से सम्मानित किए गए। और जो जिन्होंने अलग अलग अपने फील्ड में पढ़ाई के अलावा जो है वो अच्छे कार्य किए हैं और समाज में अपनी पहचान बनाई है, उन शिक्षकों को रोटरी हर वर्ष ही सम्मानित करता है और इस वर्ष भी उनकी जो बहुमूल्य सेवाएं हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और इस अवसर पर डॉक्टर राजीव भारद्वाज जो थे वो हमारे मुख्य अतिथि थे। अजय शर्मा, अध्यक्ष रोटरी क्लब धर्मशाला। आज इस कार्यक्रम में हमने विश्व साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में 8 टीचर्स को सम्मानित किया गया है। तो रोटरी क्लब धर्मशाला की ओर से शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में और विश्व साक्षरता दिवस के मौके पर राष्ट्र निर्माता शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि धर्मशाला के दाड़ी स्कूल में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने शिरकत की। इस दौरान सभी शिक्षकों ने उन्हें सम्मानित किया और साथ ही साथ उन्हें इसी तरीके से बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि इस दौरान भारद्वाज ने सभी राष्ट्र निर्माता शिक्षकों को बधाई भी दी और सभी शिक्षकों ने आपस में मिलकर
उनको सम्मानित किया। आपको बता दें कि स्कूली छात्राओं ने इस दौरान वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस पूरे कार्यक्रम में दी गई। हिमाचल प्रदेश के लोगों को जन समस्याओं को लेकर हिमाचल किसान और जन कल्याण सभा के द्वारा बिलासपुर जिले के उपमंडल घुमावरी में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर एक रैली निकाली गई और धरना प्रदर्शन किया गया। यह रैली और धरना प्रदर्शन सभा के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल शर्मा की अध्यक्षता में घुमावरी शिव मंदिर से शुरू हुई और गांधी चौक बाजार से होते हुए एसडीएम कार्यालय तक निकाली गई। आज हिमाचल किसान एवं जन कल्याण सभा हिमाचल प्रदेश की तरफ से यहाँ व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक हमने बाज़ार में रैली निकालकर जो है इसका आगाज़ किया गया। आज ये जन सम्मेलन के रूप में एक धरना के रूप में यहाँ हमने रखा गया है। इसका मतलब यही है कि अब चुनावी बेला आ चुकी है। राजनीति की पार्टियों के लोग जो है गांव-गांव में झूठी घोषणाएं करने के लिए घूमते फिर रहे हैं और जो इससे पहले झूठे वायदे किए गए हैं, झूठी घोषणाएं जो इनका मैनिफेस्टो था वो 5 साल तक जो है अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब दोबारा से उन घोषणाओं पर उतर आऊ हो गए हैं। आज किसान जो है, किसान वर्ग चाहे बेरोजगार वर्ग है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे कोई भी वर्ग है, आज देश और प्रदेश में सभी वर्ग के हालात बहुत खराब हो चुके हैं और देश की नीति जो है उद्योगपतियों की नीति बन रही है, विदेशी नीति आ रही है। उन विदेशी नीतियों से आज देश और प्रदेश का जो है किसान वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे बागवान वर्ग है, चाहे एक कर्मचारी वर्ग है, चाहे आम जनता वर्ग है, वो सारा त्रस्त हो रहा है। यानी कि आज जो एक अग्निवीर योजना 4 साल की शुरू कर दी गई, ऐसी ही योजनाएं जो है अब देश में शुरू होने वाली है। हम इन नीतियों का विरोध करते हैं। इस सभा के माध्यम से ऐसी विदेश की नीतियां जो है देश और प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। देश की नीतियां जो है, प्रदेश की नीतियां जो है आम जनता को देखकर जो है चलनी चाहिए, जिससे आम जनता को जो उसका लाभ मिले। फिलहाल के लिए खबरें हिमाचल के कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।